हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं यू ऑल आर फाइन एंड गुड। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ डिटेल वीडियो ऑफ क्लास 10th साइंस चैप्टर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं साइंस के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर। वी आर गोइंग टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। आइदर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो या एनी अदर बोर्ड से हो जहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता होगा। हम उन सारे कंसेप्ट्स को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत अधिक हेल्प करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि हमें इसकी प्ले देते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले टॉपिक हम देखेंगे कि केमिकल चेंजेस क्या होती है। उसके बाद हम टॉपिक आती है इक्वेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन, और थर्ड टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों में सबसे अधिक परेशानी जो होती है ये इन्हीं दोनों टॉपिक पे होती है कि इक्वेशन ऑफ फॉर अ केमिकल रिएक्शन और बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। हमारी इस वीडियो में हमारे में जो मेन फोकस होगी वो इन्हीं दोनों टॉपिक पे होगी कि आपकी जो एक डर होती है ना, ये डर निकालना चाहते हैं हम। ठीक है, अगर आप अभी इस टॉपिक पे कमांड नहीं कर पाओगे फिर आपको 11th-12th में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आइदर आप पीसीएम लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लो, या आप पीसीबी लो। वहाँ पे ये चीज़ें बेसिक हो जाएंगी। आपको वेरी फर्स्ट चैप्टर से ही आपको दिक्कत होने लगेंगी वहाँ पे आपको। ठीक है, तो अगर आप अभी इस पर कमांड नहीं कर पाओगे फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। उसके बाद हम फर्दर देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद से इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ देखेंगे कि ऑक्सीडेशंस के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं एवरीडे लाइफ के ऊपर। ठीक है, स्लाइड नंबर 2, केमिकल चेंजेस। तो हम फर्स्ट टॉपिक पे आ गया कि केमिकल चेंजेस किसे कहते हैं। ठीक है, आइए पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या बोलती है, उसके बाद से हम इस पर डिस्कस करते हैं। Chemical changes involve the rearrangement of atoms and the formation of new substance with different chemical properties. I repeat, chemical changes involve होती है rearrangement of atom and the formation of new substance। मतलब तो chemical changes में आपकी जो rearrangement होती है atom की और new substance जो फॉर्म करते हैं with different chemical property। जो उनकी chemical properties होती हैं वो different होती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, दूध में अगर आप विनेगर ऐड करते हो, आप सबने पनीर तो खाया होगा, दूध में विनेगर ऐड करते हो या दूध में नींबू ऐड करते हो तो वो दूध फट जाती है, दैट इज सावर मिल्क, जो फट करके आपकी पनीर बनती है। तो जो प्रोडक्ट ऑप्टेन होती है वो होती है आपकी जो कंप्लीट डिफरेंट होती है, जहाँ पे आपकी स्टेट भी चेंज हो गई। पहले जो दूध थी वो लिक्विड स्टेट में थी, बाद में वो आपकी आ गई सॉलिड स्टेट में। ठीक है, दे टिपिकली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। यहाँ पे ये जो रिजल्ट होती हैं वो फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे आपकी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन और ब्रेकिंग के दौरान होती है। ठीक है, आइए तो कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने पहले डिस्कस कर लिया था, वो पनीर विनेगर और मिल्क वाला, सावर मिल्क वाला। ठीक है, ये देख लेते हैं। केमिकल चेंज इंक्लूड इन कंबसन, तो आपकी कंबसन होती है, रस्टिंग, डाइजेशन एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड। ये सारे जो आपके एग्जाम्पल हैं ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपके केमिकल चेंजेस के आपके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, यही आपके एग्जाम्पल है कंबसन केमिकल चेंजेस के। आइए तो आगे देखते हैं। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। आप कैसे मान लोगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है? मैं बोल दूंगा थोड़ी ना मान लोगे, साइंस प्रूफ मांगता है भाई। इसलिए कुछ हमें कैसे डिटरमाइन करेंगे कि केमिकल चेंजेस हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, ये देखते हैं। चेंज इन स्टेट, केमिकल चेंजेस जो होती है, जैसे कि हमने पहले वाला एग्जांपल दिया था आपका सावर मिल्क वाला। जैसे कि आपने विनेगर उसमें ऐड किया, पहले जो दूध था वो लिक्विड स्टेट में था, बाद में वो सॉलिड स्टेट में आ गया। ठीक है, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर में आपका जैसे कि आपका जो कलर चेंज हो गया। ठीक है, जैसे कि आप मान लो रस्टिंग वगैरह हुई, वहाँ पे आपकी कलर चेंज हो गई। अगर गैस निकल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो भी आपकी केमिकल चेंज हो गई। अगर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो भी आपकी केमिकल चेंज हो गई। इन सब को लेकर हम डीप में डिस्कस करेंगे जब हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस कर रहे होंगे। सो अंत तक बने रहें, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे थर्ड स्लाइड में आ जाते हैं। ठीक है, और इससे पहले आपको हम एक बात बताना चाहते हैं। आप हमारे वीडियो में आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे, साथ साथ आप नोट्स बनाते चलें, थोड़ी बेहतर रहेगी। ऐसे मूवी की तरह देखने में कोई खास आपको नहीं, आपको कुछ समझ में आएगी नहीं कुछ। ठीक है, इसलिए बेहतर ये रहेगी कि आप इसको एक पेन और कॉपी लेकर के बैठें, नोट्स साथ साथ आप नोट्स बनाते चलें। ठीक है, इसे आपके साथ साथ आपके नोट्स भी बन जाएगी और आपकी लेक्चर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आर टिपिकली रिप्रेजेंट यूजिंग केमिकल इक्वेशन। देखिए, हम इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे लिखते हैं और केमिकल रिएक्शन हमें क्या बताती है, केमिकल रिएक्शन लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक है,
केमिकल रिएक्शन जो है समराइज करती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कौन कौन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के दौरान दर्शाते हैं, ठीक है। और ये हमें दिखाती है कि इसमें कौन कौन से रिएक्टेंट और कौन कौन से प्रोडक्ट इन्वॉल्व हैं। ऐसे हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी हम देखते हैं पहले इसके लिखने की प्रोसीजर क्या रहेगी, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ देखेंगे, उससे पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल को देखिए, कंबशन ऑफ मीथेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मीथेन की जो आपकी केमिकल फॉर्मूला CH4 प्लस ऑक्सीजन, इसको हम कंबशन करेंगे तो ये CO2 प्लस 2H2। यहाँ पे CH4 और 2O2 क्या है, अब बताइए एक बार, सोचिए एक बार क्या बोलता। CH4 और 2O2 यहाँ पे क्या है, ठीक है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2, प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2, देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी रिएक्टेंट 1 हो गई वो CH4, रिएक्टेंट 2 जो हो गई आपकी CO2, प्रोडक्ट 1 जो आपकी हुई CO2 प्लस 2H2। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 2 एडिशनल कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल, इसके बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे आपकी केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस की हुई है, ठीक है। इसे हम फर्दर अभी इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में ही हम देखेंगे। आइए एक बार NCERT पे गौर करते हैं कि इस बारे में NCERT में क्या दी हुई है। NCERT में आपकी एग्जांपल दी हुई है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करती है। यहाँ पे आपकी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो आपकी हुई ये रिएक्टेंट है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपकी वो प्रोडक्ट है, ठीक है। पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोलती है, ठीक है। When a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it is converted into a magnesium oxide. The description of a chemical reaction sentence quite long. It can be written in a shortened form. ठीक है, हम अगर इस फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी इक्वेशन को तो बहुत ज़्यादा ही क्वाइट लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम शॉर्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहला मेथड होता है कि उसे हम वर्ड इक्वेशन के द्वारा इसे हम दिखाएं, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करती है। सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है कि सब्सटेंस जो केमिकल चेंजेस में गया है मैग्नीशियम ऑक्सीजन वो रिएक्टेंट है। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। जो यहाँ पे न्यू फॉर्म जो आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है वो आपका जो है वो प्रोडक्ट है, और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो आपका है वो रिएक्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली है, ये प्लस का सिंबल और ये एरो का सिंबल, ठीक है। हम जब भी किसी दो सब्सटेंस को ऐड करते हैं तो उनके बीच में हम वहाँ पे हम प्लस का सिंबल देते हैं। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को जब डिफ्रेंशिएट करना होता है, जब उनको बांटना होता है कि ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो उनके बीच में हम एरो से उसे हम शो करते हैं, ठीक है। इसे हम एरो से शो करते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है, ठीक है। वही बोलता है द रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS विथ प्लस पॉजिटिव बिटवीन देम, सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटेन ऑन द राइट साइड RHS विथ प्लस साइन बिटवीन देम। द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कुल मिला के ये बोलना यही चाहता है, ठीक है, कि जब भी हम दो ऐड करें तो उसमें प्लस साइन दे देंगे बीच में और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। तो स्लाइड्स नंबर 4 में आते हैं। ये भी आपकी NCERT की बुक की राइटिंग केमिकल इक्वेशन। इज देयर एनी अदर शॉर्टर फॉर्म। आपके मन में सवाल आएगा कि क्या इससे भी कोई शॉर्टर फॉर्म है जिसे हम केमिकल इक्वेशन को लिख सकें। आपके मन में सवाल आएगा कि क्या इससे भी अधिक शॉर्टर फॉर्म है जिससे हम केमिकल इक्वेशन को लिख सकें, क्योंकि पहले हमने देखा कि हम लंबा चौड़ा लाइन लिख करके लिखते थे, उसके बाद से फिर हमने देखा कि वर्ड इक्वेशन के थ्रू हमने शो किया तो थोड़ा सा छोटा हुआ। अब आपके मन में ये भी तो आएगा ना कि इससे भी छोटा कुछ कर सके, तो उसी के लिए ये आया आपकी केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए। यहाँ पे ये देखिए केमिकल इक्वेशंस को फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। Chemical equation can be made for more concise and useful if you use a chemical formula instead of word. हम वर्ड को ना लेकर के उसकी केमिकल फार्मूला को लें तो उससे ज़्यादा ही कंसाइज हो जाएगी, ठीक है। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो आपकी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ यू रिकॉल द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड,
आपने जो देखा था अभी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो कि आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रही थी, उसी को हमने लिखने का ये तरीका Mg+O2 जो कि आपकी MgO बना रही है। जैसे यहाँ पे Mg आपकी मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर रही है, O2 जो आपकी वो आपकी ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, और MgO जो आपकी है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे देखिए आपकी जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है। जैसे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इसलिए हमें उसे बैलेंस करनी पड़ती है, ठीक है, इसलिए हमें बैलेंस करनी पड़ती है, अनबैलेंस नहीं हो सकती। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख लो, आप इस एग्जांपल से देखो H2+O2 H2, यहाँ पे आप जो है इस 2 को भूल जाओ, ठीक है, और इस 2 को भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है। तो हमें यहाँ पे इसके बैलेंस करने की नीड आएगी, सो डैट ये जो आपकी वेइंग मशीन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये बैलेंस हो सके। ये जो आपकी वेइंग मशीन है दरअसल वो जो आपकी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वेइंग मशीन है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ पे ऑक्सीजन 2 करना है, तो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे आपने जब 2 से मल्टीप्लाई किया, आपने जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आपने जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। देखिए 1 2 × 2 4 हो गई। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन आपकी जो हाइड्रोजन की संख्या है वो 4 हो गई। तो आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 2 × 2 4, 4 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। इसलिए ये जो है आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करती है, और यहाँ पे आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई, ठीक है। क्या बोलता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में, ठीक है। चलिए, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया हुआ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बेसिकली ये वही एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमारी मेन फोकस होगी इसकी जो बैलेंस इक्वेशन की एग्जांपल देखने में, ठीक है। इसने जो वर्ड इक्वेशन जो दे रखा था जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड वाला, ठीक है, इस पर गो थ्रू करते हैं, ठीक है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो कि जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन फॉर्म करता है। चलिए इसमें हम पहले देखते हैं कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन है। इसमें जो आपकी ये हुई जिंक हुई आपकी, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जो हुई आपकी ये रिएक्टेंट हुई, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो हुई आपकी वो प्रोडक्ट हुई। और इसे हमने एरो से डिफ्रेंशिएट किया है कि ये वाला आपका जो होगा, ये वाला जो आपका है ये वो रिएक्टेंट है, और ये वाला जो आपका है ये प्रोडक्ट है, ठीक है। आइए तो इसका अब हम केमिकल इक्वेशन देखते हैं। इसका केमिकल इक्वेशन क्या बोलता है। जिंक का जेड, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, जिंक सल्फेट का Zn2SO4 और हाइड्रोजन का H2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे जिंक की संख्या कितनी है, जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे सल्फ़र 1 है, यहाँ पे सल्फ़र 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। मतलब ये जो आपकी जो केमिकल रिएक्शन हुई ये बैलेंस है, और इस फॉर्म को हम बोलते हैं, ऐसे है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं स्केलेटन मेथड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आप पहले जो एलिमेंट होंगे एलिमेंट पहले लिख देंगे, उसके बाद से जो आपकी जो रिएक्टेंट होगी रिएक्टेंट लिख देंगे, उसके बाद प्रोडक्ट, फिर इसमें कौन कौन से आइटम कितनी बार आए हुए हैं वो आप डिनोट करोगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ऐसे आपकी थोड़ी सी इजी हो जाती है सॉल्व करना, ठीक, ना ही लेंदी होता है नहीं कुछ, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें स्टेप 1 क्या बोलती है, टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, to balance a chemical equation, first draw boxes around each formula. Do not change anything inside the boxes while balancing the equation. I repeat, to balance a chemical, balance आपका ये हो गया। सेकेंड स्टेप देखते हैं, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। उसके बाद से हम देखेंगे कि कौन कौन से एटम्स हैं, उसे हम पहले यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे Fe है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, ठीक, से हम लिख देते हैं। फिर रिएक्टेंट में कितने नंबर में प्रेजेंट है और प्रोडक्ट में कितने नंबर में प्रेजेंट है, यहाँ पे आप एक बार गौर करिएगा, ठीक है। एक बार गौर करते हैं यहाँ पे जो आपकी जो Fe है, यहाँ पे Fe आपकी 1 है रिएक्टेंट में, ठीक है। यहाँ पे बट प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट में आपकी जो Fe है वो 3 है, हाइड्रोजन जो आपकी है यहाँ पे रिएक्टेंट में वो 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो आपकी है रिएक्टेंट में 1 है, ऑक्सीजन जो आपकी है वो 4 है। तो इसे हमें बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। आइए स्टेप 3 देखते हैं। It is often too convenient to start balancing with compound that contains the maximum number of atoms. It may be reactant or a product, ठीक है।
उसके बाद इन कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स यूजिंग दिस क्राइटेरिया Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इज इट। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द RHS एंड ओनली वन द LHS। हम उस एटम को सेलेक्ट करेंगे जो एटम सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट हो, और जो हमने एग्जाम्पल दिया हुआ था उसमें Fe3O4 जो है सबसे अधिक नंबर में प्रेजेंट है। ठीक है, जो आपकी Fe3O4 है सबसे अधिक एलिमेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 1 है। तो हम स्टार्टिंग जो है यहीं से करेंगे, स्टार्टिंग ही आपकी जो है वो यहीं से होगी। इससे पहले यहाँ देखते हैं। ठीक है, इनिशियली रिएक्टेंट में आपकी रिएक्टेंट 1 एंड प्रोडक्ट में 4 है। ठीक है, टू बैलेंस हमें अगर इसको बैलेंस करनी होगी तो 1 × 4 करेंगे तो सो डेट दोनों साइड 4 हो जाए। देखिए अभी ये स्टेप करने के बाद हमारा इक्वेशन कैसा दिखता है, एक बार हम वहाँ ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe4H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2, यहाँ पे ये 4 से मल्टीप्लाई करने से ये हुआ कि आपका जो ऑक्सीजन का जो नंबर है वो इक्वल हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के नंबर इक्वल होने से यहाँ हमने जो मल्टीप्लाई किया उससे ये हुआ कि जो आपकी जो हाइड्रोजन की जो नंबर है वो यहाँ पे आपकी 4 हो गई। ये 4 × 2 8 हो गई। लेकिन आपकी जो RHS में है वो 2 है। तो फिर हमारी नेक्स्ट अप्रोच क्या रहेगी कि इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करें, इस हाइड्रोजन में हम 4 से मल्टीप्लाई करें सो डेट दोनों साइड की जो हाइड्रोजन की संख्या जो है नंबर जो है वो 8 हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहती है इनिशियल। ठीक है, वही क्या हुआ 8 × 4H2, यहाँ पे जो आपकी जो हाइड्रोजन है वो 8 हो जा रही है। ठीक है, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो 8 हो जा रही है और प्रोडक्ट में आपकी जो थी वो 2 ही थी। ठीक है, तो फिर हम प्रोडक्ट में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो डैट ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, फिर हमारी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में दिखेगी, जो आपकी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में दिखेगी Fe + 4H2O + Fe3O4 + 4H2। ओके, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया था। अब हमारी बारी आती है Fe को बैलेंस करने की। ठीक है, रिएक्टेंट में हमारी जो Fe नंबर ऑफ Fe है वो 1 है। ठीक है, और प्रोडक्ट में जो हमारी Fe है वो 3 है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये बैलेंस हो जाए, तो रिएक्टेंट में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट भी हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों साइड Fe जो है हमारी इक्वल आ जाएगी। ये करने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन कैसे दिखती है। यहाँ पे आपकी 3 Fe है, आपकी जो रिएक्टेंट में है वो आपकी 3 Fe है। ठीक है, प्रोडक्ट में आपकी 3 Fe है, Fe इक्वल है। रिएक्टेंट में आपकी 8 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में आपकी 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन जो आपकी है वो 4 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी आपकी ऑक्सीजन जो है वो 4 है। ठीक है, तो आपकी यहाँ से ये क्लियर होती है कि आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई। आइए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या बोलती है। ठीक है, स्टेप 6 फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। जो अभी हमने किया ये वही बोलती है। उसके बाद से हम फिजिकल स्टेट इसमें हम मेंशन कर सकते हैं। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशन, डू नॉट डू दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट दिस फिजिकल स्टेट। हम इसमें ये ध्यान देंगे, पर पहले से हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे जो बैलेंस इक्वेशन है ये इसमें कौन सी फिजिकल स्टेट में हो रही है, लिक्विड है, आइदर सॉलिड है और क्या है। ठीक है, इस पर ध्यान देंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पर ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे कि हमारी जो Fe है वो सॉलिड स्टेट में, जो हमारी Fe है वो सॉलिड स्टेट में होती है। हाइड्रोजन H2O जो गैस स्टेट में है, Fe जो है आपकी सॉलिड स्टेट में है, हाइड्रोजन आपकी गैस स्टेट में है, Fe3O4 सॉलिड स्टेट में है और H2 जो है आपकी वो गैस स्टेट में है। ठीक है, चलिए ये कुछ इक्वेशन है क्लोरोफिल की। आइए एक बार इसे भी ध्यान दे देते हैं, ये बैलेंस्ड है या क्या है। ठीक है, ये इस पर आप एक बार ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन जो आपकी है ये 1 है, हाइड्रोजन जो है आपकी 4 है, हाइड्रोजन जो आपकी यहाँ पे है ये 1 है। ठीक, ये 1 और ये 3, मतलब ये जो आपकी एग्जांपल है ये बैलेंस्ड है। ठीक है, आपकी जो इक्वेशन है ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, सिमिलरली ये भी है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में कि केमिकल इक्वेशन की कौन कौन से टाइप्स होते हैं। हम टाइप्स देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। चलिए, तो अभी तक हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, हम कुछ कॉमन टाइप्स को यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमारी आती है कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। आइए इसके बारे में जानते हैं कि कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन किसे कहते हैं। इससे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एग्जाम्पल क्या कहता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपने बूंदी का लड्डू जरूर देखा होगा, ये बूंदी का लड्डू हुआ। ठीक है, और इसको मिल करके हम एक बूंदी बना दिए। ठीक, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
ये जो हुआ, ये जो आपकी बूंदी बन गई। तो इसकी डिफरेंसेस देखते हैं। टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल और मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि ए और बी मिलके ए भी बनाता है, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके एग्जांपल कुछ और देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कोल, जैसे कि हम इसे ले लें, जैसे कि आपका ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो कि आपका CO2 बनाएगा, ये भी एक टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको साफ क्लियर कर लेते हैं। फिर बात करेंगे सेकंड एग्जांपल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि ये ले लीजिए हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन H2 प्लस O2 जो कि आपका बनाएगा H2। चलिए अब इसे अब आप चेक करिए पहले कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले यहाँ पे जो है हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो 2 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन जो 2 हो गया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 4 हो गया। तो हाइड्रोजन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हमने कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन देख लिया, कुछ एग्जांपल देख लिया। ये जो था बूंदी वाला, जैसे कि बहुत सारे बूंदी हो गए, ये बूंदी मिल करके एक बूंदी का लड्डू बन गया, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने इसका एग्जांपल देखा कॉम्बिनेशन ऑफ कोल जो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनाता है। ठीक है, हमने इसका देख लिया एग्जांपल, और उसके बाद हमने देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन का हमने एग्जांपल देख लिया। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कर, पहले मैं किसी क्लियर कर लूँ। चलिए तो हम आगे देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं तो ये देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को किसे कहते हैं। अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। जैसे कि इससे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन में एग्जांपल डिफाइन किया हुआ था बूंदी का लड्डू वाला, इसमें हम डिफाइन करेंगे। ये देखते हैं, हमने जो वहाँ पे लड्डू बनाया हुआ था ना, उसी को हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा लड्डू था। ठीक है, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा लड्डू था, इसको अब हम फर्दर ब्रेक करेंगे बूंदी में। ये हमारा हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए इसे हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल देखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किसे कहते हैं? CaCO3। अब हम CaCO3 का डिकम्पोजिशन देखेंगे कि कैसे डिकम्पोज होता है, ये कैसे टूटता है। ठीक है, इसको हम CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो वो जो है वो CaO और CO2 में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, CaO प्लस CO2 में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो हमने अभी तक ये देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है हमारी, हम सिंपल टर्म में समझे पहले इसको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी ये थी कि हम बूंदी का लड्डू बना दिए, और डिकम्पोजिशन में बूंदी के लड्डू को हम बूंदी में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, बेसिकली हमारी ये थी। अब हम फर्दर बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप सिंपल टर्म में समझिए। ये जो हुए, ये आप 1 मिनट प्ले स्क्रीन एडजस्ट कर लो। ठीक है, मैं समझते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ये मान लीजिए ये आप हुए। ठीक है, और ये आपकी जो है वो बाइक हुई। ठीक है, और ये जो है, और ये आपका एक फ्रेंड है। देखिए ये आप हुए। ठीक है, ये आपकी बाइक हुई, और ये जो आपका फ्रेंड हुआ। ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस टर्म में करेंगे। जाइए फिर से समझते हैं। देखिए ये आप हुए और ये आपकी बाइक हुई, और ये जो है आपके वो, ये जो आपके एक फ्रेंड हुआ। ठीक है, C। एक सेकंड पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, ये जो है आपके फ्रेंड हुआ C। तो डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये बोलती है, ये आप हुए, ये आपका जो फ्रेंड है, ये जो आपका जो फ्रेंड है वो हुआ, और ये जो आपकी जो बाइक हुई, ये आपकी बाइक हुई। ठीक है, ये आपकी हुई। हाँ, तो हम देख रहे थे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ इस एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए आप ये हुए, और ये आपका एक फ्रेंड है, और ये उसकी बाइक जो है ये C बाइक है। इसको आप इस टर्म में समझिए कि इसका जो रिजल्टेंट हुआ, ये आप हुए। ठीक है, ये आप, और आपने इससे बाइक ले ली। ठीक है, जो कि C था, प्लस आपका जो ये फ्रेंड बचा,
इसे बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखिए रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट इन कंपाउंड। जैसे कि आपका जो ए एलिमेंट है वो सी एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो फिर ये AC+B बना। इसी से बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे बेसिकली एक जो एलिमेंट है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है। जैसे कि A+BC से हम बनता है AC+B, A+BC से AC+B जो हमारा बना, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका ये जो जिंक हुआ, जिंक का रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे कि जिंक को FeSO4 से रिएक्शन करेंगे, जिंक को FeSO4 से रिएक्शन करने पे क्या मिलेगा आपका जो है ये ZnSO4 प्लस Fe मिलेगा। यहाँ पे जो आपका जिंक है वो SO4 को रिप्लेस कर दे रहा है और ZnSO4 बना रहा है और Fe रह गया, ठीक है। ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यहाँ पे आपका दो कंपाउंड जो है वो डिस्प्लेस होता है, ठीक है। आइए तो देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू कंपाउंड एक्सचेंजेज आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। एग्जांपल जैसे कि AB+CD, जो कि इसका जो ये लीजिए यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये जो AB और CD है, ए जो रिप्लेस हुआ वो D से, ए जो रिप्लेस आपका हुआ वो D से रिप्लेस हुआ, और B जो आपका C जो रिप्लेस हुआ वो B से रिप्लेस हो गया। यहाँ पे आपका टू न्यू कंपाउंड्स जो आपका फॉर्म होते हैं, इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आगे अब हम देखेंगे कम्बशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो कम्बशन रिएक्शन, अब सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफन प्रोड्यूसिंग हीट लाइट। कोई भी सब्सटेंस वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो हीट या लाइट प्रोड्यूस करे, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लो आप, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करता है। आप कोई फ्यूल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ तो उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 और वाटर जो फॉर्म करता है, उसका एसिड बेस रिएक्शन। बेसिकली मेनली जो हमारे सिलेबस में है वो मेनली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है आपके, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडक्स रिएक्शन तक ही पूछे जाते हैं। ये सब आपकी एक्स्ट्रा कुछ होगी, फिर आप जान लो। कम्बशन रिएक्शन को पहले हम देखते हैं। कम्बशन रिएक्शन हमने देखा, फिर हम देखते हैं एसिड बेस रिएक्शन। एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एग्जांपल एसिड प्लस बेस, जो कि साल्ट प्लस वाटर को फॉर्म करता है। इसे हम फर्दर एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या बोलता है। इस पर बेसिकली चैप्टर नहीं है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आइए हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर भी आप इसे देख सकते हो। आइए तो बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन को जानने से पहले हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के बगैर आप रेडॉक्स रिएक्शन नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो आइए अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसके एग्जांपल, रिडक्शन रिएक्शन और उसके एग्जांपल, इन दोनों के थ्रू समझेंगे। उसके बाद से फिर हम रेडॉक्स रिएक्शन पे वापस आएंगे और इसे भी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आप आसान शब्दों में ऐसे समझिए, ये जो है नाम से क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है तो भी उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इन दोनों में से कोई होगी तो आपकी जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और बाकी आपकी ये जो है आपकी ये डिफिनीशंस हो गई, ठीक है, ये आपकी डिफिनीशन हो गई, ठीक है। तो आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या बोलता है, ठीक है। यहाँ पे 2Cu प्लस O2 है, जो कि 2CuO फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन की एग्जांपल क्या बोलती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो है 2Cu प्लस O2, ठीक है। यहाँ पे कॉपर में जो है आपकी ऑक्सीजन ऐड हो जा रही है, फॉर्म कर रही है 2CuO, मतलब आपकी जो है यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं। रिडक्शन रिएक्शन इसे हम आसान शब्दों में समझेंगे। ये जो रिडक्शन रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन की दस्तक होती है। तो मतलब आपकी जो हुई ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यही आपकी हुई, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन आपकी जो है आसान शब्दों में, रिडक्शन रिएक्शन जो आपकी है वो आसान शब्दों में यही बोलती है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल आपका है CuO प्लस H2, ठीक है। आपका जो एग्जाम्पल है CuO प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे CuO जो है, यहाँ पे आपकी जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन हो वो लॉस हो रही है, और ठीक है। तो आपकी अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुई तो आपकी क्या हुई, रिडक्स रिएक्शन हुई, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन हुई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुई तो आपकी हुई ये रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है।
ठीक। आइए तो अब आप देख सकते हैं कि आप किसे कहते हैं रेडक्स रिएक्शन। Redox reaction involve the transfer of electron between species. It consists of oxidation, half reaction, loss of electrons, and reduction, half reaction, gain of electrons. मतलब अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन अगर साइमल्टेनियसली ऑकर होती है तो वहाँ पे आपकी रिडक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या बोलता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है CuO से आपकी जो है यहाँ पे जो आपकी है ऑक्सीजन लॉस हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन लॉस होगी तो इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, इसे बोलेंगे रिडक्शन। और यहाँ पे H2 में जो आपकी है वो ऑक्सीजन जो है गेन कर रही है तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, बेसिकली हम इसे ही कहते हैं आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दिस इज नोन एज आपकी रिडक्स रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ ऑकर हो रही है। एक ही रिएक्शन में जो आपकी है बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो आपकी है वो ऑकर हो रही है। इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसे हम कहते हैं रिडक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि जैसे कि आपकी जो रिएक्शन हुई, रिएक्शन इसके अलावा और भी टाइप्स की होती हैं जो हमें आगे शायद फर्दर क्लासेस में पढ़नी है, अभी इसे नहीं पढ़नी। हम 10th तक आपकी जो है इतनी ही रिएक्शंस आपकी है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं आगे की स्लाइड्स क्या बोलती है। आगे टॉपिक में बढ़ने से पहले एक बार NCERT को गो थ्रू कर लेते हैं कि आपकी NCERT क्या बोलती है टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, कि कुछ हो तो नहीं गया ना। ठीक है, चलिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हमने बताया था आपका लड्डू वाला एग्जाम्पल। ठीक है, अरे आपका ये एग्जाम्पल था ना कि आपने बूंदी लिया हुआ है, बूंदी मिल के आपका ये लड्डू बन गया, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बेसिकली ये जो है आपके नाम से ही क्लियर हो जाती है। ठीक है, कि इसमें सब्सटेंस जो है कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, कंबाइन कर रहे हैं तो आपकी ये हुई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या बोलते हैं। आपका एग्जाम्पल जैसे कि ये CA कर लो। ठीक है, CaO + H2 जो कि आपकी CaOH की होल टॉइस आपकी बना रही है कि जो ये रिएक्शन है CaO + H2O जो आपकी बना रही है ये CaOH की, ये जो आपकी बना रही है वो CaOH की होल टॉइस बना रही है। ठीक है, ठीक है, आप जो ये एग्जाम्पल को आप नोट कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपकी जो एक्टिविटी वगैरह है जो बता रही है कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम को बीकर में रख करके, ठीक है, इसमें वाटर ऐड करेंगे तो आपकी जो है ये सेलेक्ट लाइम बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ऑक्सीजन आपको इसको ऐड करते हो तो ये बनाती है आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ये भी एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। और भी है आपकी 2H2 प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप ऐड करते हो तो 2H2O फॉर्म करती है। एक मिनट, जो आपकी है वो H2O फॉर्म करती है। ठीक है, ये सब कुछ आपके एग्जाम्पल हैं। और एक ये भी एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जो कि CH4 वाली है, यहाँ पर आप देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फिर ये आपकी फोर गई, आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हो, नोट कर लेना। आप NCERT बुक लेकर के बैठे हो तो ये सब एग्जाम्पल को आप मार्क कर लेना। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। आगे आपकी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फिर से आप आसान शब्दों में समझो कि आपके पास ये लड्डू है। ठीक है, इसको आप बूंदी अलग अलग कर लेते हो, ये आपकी हुई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखो इसकी। हाँ, ये देखो एग्जाम्पल आपकी CaCO2, एक मिनट, हाँ, CaCO2 सॉलिड जो कि CaO + CO2 की फॉर्मेशन करती है। लाइमस्टोन को अगर आप हीट करते हो तो आपकी ये जो है क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक हो जाती है। ये आपकी हुई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए जल्दी देख लेते हैं। उसके बाद से आपकी आई स्लाइड्स नंबर 15। फिर वही एग्जाम्पल कुछ आपके डिकम्पोजिशन के लिए एग्जाम्पल आ गए। ठीक है, तो आप लेड नाइट्रेट जो कि PbNO2 का NO3 होल ट्वाइस जो की है, इसको अगर आप रिएक्शन करते अगर हीट करते हो तो आपकी जो है PbO + 4NO2 प्लस ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ये भी आपकी एग्जाम्पल हुई डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ठीक है, कुछ एक्टिविटी वगैरह आपकी रह जाती है।
ये भी एग्जाम्पल हुई, ठीक है। AgCl को और सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हो, रिजेक्ट करते हो, ठीक है, तो ये 2Ag + Cl2 की फॉर्मेशन करती है। सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सनलाइट के प्रेजेंस में करते हो तो आपकी ये जो है एक ये जो अपने कलर भी चेंज करेगी, ग्रे हो जाएगी सनलाइट में रखने पर, ठीक है। चलिए तो अंडरलाइन कर लेना अगर आप बुक लेकर के बैठे हुए हो तो, ठीक है। द अबव रिएक्शन यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, इसकी जो इसकी जो यूज है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी इसकी यूज करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को, ठीक है। हो जा रही थी सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। इसे यहाँ से आपकी ऑब्जेक्टिव वगैरह या फिर यहाँ पे आपके कुछ कंडीशनल क्वेश्चन वगैरह यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। स्लाइड्स नंबर 17 देखते हैं। हाँ, आपके एग्जाम में पूछे जा रहे होंगे, हम सेलेक्ट कोशिश करेंगे कि करें क्वेश्चन, ठीक है। सारे टाइप्स डिफरेंट सेट क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने से ही जो NCERT से क्वेश्चन बन सकते हैं या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, ठीक है। चलिए इसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हुई, ठीक है, जहाँ पे आपके हम NCERT के कुछ लाइन्स भी हम मार्क करवाते चलेंगे उस समय आपके, ठीक है। चलिए तो देख लो आप, ठीक है। ये रही आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जाम्पल, सिर्फ मार्क कर लेना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसकी हमने बात की हुई थी, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्म करती है, ठीक है। और यहाँ पे CuO + H2 जो कि आपकी रिडक्शन की फॉर्म करती है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रही है। ये देखिए H2 की ऑक्सीडेशन हुई जो कि आपकी H2O फॉर्म करी, और CuO की जो आपकी रिडक्शन हुई ऑफ Cu, मतलब CuO से ऑक्सीडेशन रिमूव हो, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो आपकी जो Cu बची, और H2 में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, इसी को बोलते हैं रिडक्स रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ देख लो, रिएक्शन साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हों तो उसे रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। साइमल्टेनियसली अगर अकर होंगे तो उसे कहेंगे रिडक्स रिएक्शन, ठीक है, उसे कहेंगे रिडक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्लाइड्स नंबर 19, 20, ठीक है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन जो हमने विचार जितनी देर से हमने पढ़ा उसका हमारे एवरीडे लाइफ में क्या यूज है। ऐसा तो है नहीं कि हम केवल पढ़ रहे हैं, उसका कुछ मीनिंग है नहीं अपनी लाइफ में, तो इसकी कुछ हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे कि ऑक्सीडेशन आखिर हम पढ़े हैं तो इसकी हमारी यूज क्या होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो है हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आइए कुछ हम देख लेते हैं किसकी सिग्निफिकेंस और यूजेस क्या क्या रहती हैं, ठीक है। हाँ, ऑक्सीडेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। कुछ एग्जांपल देखते हैं। रस्टिंग, जो कि आपकी रस्टिंग होती है, ये देखिए रस्टिंग, ये जो है आपकी ऑक्सीडेशन के कारण हुई है, ठीक है। रस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन इज रस्टिंग ऑफ आयरन और स्टील, ठीक है। व्हेन आयरन कम्स इनटू कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, जब आप आयरन जो है रस्टिंग, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन इज रस्टिंग और ऑफ आयरन और स्टील व्हेन आयरन कम्स इनटू कांटेक्ट ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। जब आपकी जो आयरन की मटेरियल है, आयरन की वस्तु जब है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कंटेंट में आती है, के कंटेक्ट में आती है, तो वहाँ पे आपकी रस्टिंग होती है, ठीक है। इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, वो जो है ऑक्सीडेशन होने लगती है और उसके बाद रस्टिंग की फॉर्मेशन भी होने लगती है, ठीक है। रस्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, दिस प्रोसेस कैन, ठीक। सेकेंड यूज देखते हैं आपकी फूड स्पॉइलेज, फूड जो ख़राब हो जाती है, ठीक है। ये भी आपकी जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीडेशन के कारण, ठीक है। When fruits, vegetables or other organic materials are exposed to air, the oxygen in the air react with compound present in the food, ठीक है। अगर हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ऑक्सीजन के कंटेक्ट में रखते हैं तो ये रिएक्ट करके कंपाउंड प्रेजेंट ऑफ फूड, वो जो है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कर लेती हैं और जो है आपकी फूड जो है वो स्पॉइलेज हो जाती है, मतलब फूड जो है आपकी ख़राब हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कंबसन। कंबसन जो है वो आपकी ऑक्सीडेशन का ही देन है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। फायर में भी इसकी यूज आती हैं। फायर इज अ केमिकल रिएक्शन नोन एज रैपिड कंबसन। फायर भी जो है आपकी ये जो है रैपिड कंबसन रिएक्शन के से जाना जाता है, ठीक है। फायर भी जो है ये रैपिड कंबसन रिएक्शन होती है, ठीक है। और विच ऑकर फ्लेमेबल
मटेरियल कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जो कि आपकी फ्लेमेबल मटेरियल है वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाती हैं हीट के प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सीडेशन इज अ वाइटल पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ऑक्सीडेशन जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो यहाँ पे जो आपकी है ऑक्सीजन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की काम करती है, सपोर्टिंग द बर्निंग फ्यूल्स, जो कि जो बर्निंग फ्यूल्स को सपोर्ट करती हैं और आग जो है और प्रचंड हो जाती है, ठीक है। फायर इज यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो कि अब मान लीजिए अगर आप ऑक्सीजन दोगे तो कुकिंग में भी आपकी हेल्प आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि अगर बिल्डिंग्स में अगर आग लगी हुई है तो वहाँ भी जो आपकी है ये ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है बहुत सपोर्ट करती हैं और वहाँ पे आग भी जो है प्रचंड रूप में आ जाती है, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है आपका यही काम करता है कि आपकी जो ऑक्सीजन के जो कंटेक्ट है वो ख़त्म करने का कोशिश करता है ताकि आपकी जो यहाँ पे है आग को बुझाया जा सके, ठीक है। आपको कुछ हम एक और रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, ठीक है। ये कुछ कैंडल वाला हम एग्जांपल देते हैं, ठीक। चलो ये रहा आपका कैंडल, ठीक है। ये जो है आपकी वो जल रही है। अगर इसको आप ऐसे छोड़ोगे तो ये जलेगी, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर हम ग्लास ला करके कवर कर दो, ठीक है, तो ये बुझ जाएगी। ये जो आपकी हुई ये यहाँ पे आपकी जो है ऑक्सीजन जो है यहाँ पे बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। अगर इस एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन इसको नहीं दिया जाता है तो ये जो है बुझ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे मूव करेंगे। आगे और भी कुछ भी एग्जाम्पल है, ठीक है, आप उसे नोट कर लें। मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। लास्ट में आप लोगों को थैंक यू, सी यू, हैव ए गुड डे।